नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में सिफारती सरगर्मियाँ एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। इत्तलात के मुताबिक अम्मान और ईरान के दरमियान स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के इंतज़ाम और बहरी आमदोरफ़्त से मुताल्लिक एक मुफ़ाहमत तय पा गई है, जबकि ख़ित्ते में सिफारती राब्ते भी तेज़ी से जारी हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो मुत्तहदा अरब अमारात, कुवैत और बहरीन के दौरे पर हैं ताकि मुमकिन अमरीका ईरान मुआहदे पर खलीजी इत्तेहादियों को एतमाद में लिया जा सके। उधर ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अपने दौरा पाकिस्तान के दौरान वाज़ेह कर दिया कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम ना मुज़ाकरात का हिस्सा है और ना ही इसे किसी मुआहदे में शामिल किया जाएगा। आम बात यह है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भी ईरान के इस मौक़िफ़ की हिमायत की है, लेकिन सिफारती कोशिशों के साथ साथ बयानिए की जंग भी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। एक तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान अपनी जौहरी तनसीबात पर आला तरीन सतह की बैनुल अक़वामी निगरानी और मुआयनों पर आमादा हो चुका है, जबकि दूसरी जानिब तेहरान इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहता है कि ऐसा कोई वादा नहीं किया गया। अलबत्ता ईरान ने मुस्तकबिल में ऐसी पेशरफ्त को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद भी नहीं किया, मगर सदर ट्रंप को अंदरूनी मुल्क इससे भी ज़्यादा शदीद सियासी दबाव का सामना है। उनके जंगी इख्तियारात महदूद करने से मुताल्लिक करारदाद ऐवान नुमाइंदगान के बाद सेनेट से भी मंजूर हो चुकी है, जिस पर वो सख्त बरहम है। प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना है कि उन्होंने ईरान को घुटनों पर ला खड़ा किया, लेकिन कांग्रेस ने उनका काम मजीद मुश्किल बना दिया। दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ के बावजूद अमरीका में घरेलू गैस की कीमतों में खातिर खा कमी नहीं आ सकी, जबकि कतर का कहना है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ़्त की मुकम्मल बहाली में अभी कुछ मजीद वक्त दरकार होगा। पाकिस्तान भी इस तमाम सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि अमरीका और ईरान के दरमियान तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात जारी हैं और इस्लामाबाद उम्मीद रखता है कि तमाम तनाज़ात सिफारतकारी और मुज़ाकरात के ज़रिए हल होंगे ताकि ख़ित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सके। सवाल यह है कि क्या अमरीका और ईरान के दरमियान मुतज़ाद बयानात, वाशिंगटन में बढ़ता हुआ सियासी दबाव और ख़ित्ते के सिक्योरिटी ख़दशात किसी मुमकिन मुआहदे की राह में रुकावट बन सकते हैं, या सिर्फ ये सब मुज़ाकराती हिकमत अमली और बयानिए की जंग का हिस्सा है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मसूद खालिद साहब, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, अली कामरान चिश्ती साहब एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। एम्बेसडर साहब, आई स्टार्ट विद यू। मुझे ये बताएं कि अमेरिका और ईरान के ये जो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, आप इसे किस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं? क्या इससे जो डिसीजन मेकिंग है वो इफ़ेक्ट कर सकती है, या इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? इस किस्म के स्टेटमेंट्स जो है वो सिर्फ अपनी लोकल ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए दिए जाते हैं। जी शुक्रिया आदिल अब्बासी साहब। देखिए, पहली बात तो ये उसूलन चूँकि ये अभी स्विट्ज़रलैंड में ये मुआहदा हुआ है और एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि अब 60 दिनों के अंदर जो है जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं उनको टैकल करना है, और उसके लिए तकनीकी जो मुज़ाकरात हैं वो शायद शुरू भी हो गए या होने वाले हैं। तो कहने का मतलब है कि इस मौके पर तो ये होना चाहिए, ये भी तय कर लेना चाहिए था कि टिट फॉर टैट नहीं होगा और उसकी जो रेट्रिक है उसको कम किया जाएगा। ये इम्पॉसिबल है कि बिल्कुल बयानात बंद हो जाएं, लेकिन मेरा ख्याल है कि एटमॉस्फेयर को बेहतर करने के लिए और मुज़ाकरात के लिए एक जो है मौजू एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि दोनों साइड्स जो हैं वो इस किस्म के जो बयानात हैं बड़े फायरी किस्म के स्टेटमेंट्स हैं, उससे जिस हद तक गुरेज हो सकता है वो उसको करना चाहिए उनको, क्योंकि इससे एटमॉस्फेयर ख़राब होगा। ठीक है, वहाँ डोमेस्टिक कंपल्शन है ट्रंप साहब की भी और शायद ईरानियन रूलर्स की भी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज़ें जो हैं सामने आई हैं इस मुआहदे में, और कम से कम ये तय पा गया है कि अब यानी कि बैक टू स्क्वायर वन नहीं होगा, कोई जंग नहीं होगी। अब बातचीत जो है वो उसके ज़रिए जो तनाज़ात हैं उनका हल निकाला जाएगा। मेरा ख्याल है इस कोशिश को मज़ीद सिंसियर बनाने के लिए और एक रिज़ल्ट ओरिएंटेड आउटकम के लिए बड़ा ज़रूरी है कि ये जो बयानबाजी है इसमें कमी ला जाए। आप सही कह रहे हैं कि देखिए, जहाँ तक वो आपने जिक्र किया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की इन्वॉल्वमेंट का, वो मुझे नहीं पता कि ईरान की तरफ से बयान क्यों आया। कुड हैव बीन वर्डेड डिफरेंटली इन माय व्यू। देखिए, उसमें बात यह है कि जब वो न्यूक्लियर प्रोग्राम की ईरान की बात होगी और उसमें जब ये बातचीत अब वर्किंग ग्रुप बना हुआ है तो उसमें ऑटोमेटिकली IAEA की इन्वॉल्वमेंट आएगी, उसके बगैर तो ये हो ही नहीं सकता। ना उनका न्यूक्लियर डस्ट जो है वो एनरिच्ड यूरेनियम जो है उसको तबाह किया जा सकता है, ना उसको ट्रांसफ़र हो सकता है, ना उसकी वेरिफिकेशन हो सकती है, ये सारी चीज़ें।
और जो ईरान की कैपेबिलिटी है 9000 kg की, उसका क्या डिस्पोजल है, इसमें तो विली नीली जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इन्वॉल्व होगी। तो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब जो हैं वो तो आपको पता है कि वो भी अब रोज़ाना बयान देते हैं, तो उसकी वजह से भी काफ़ी सूरत जो है वो मुश्किलात का शिकार हो जाती है। मतलब उनको शायद मेरे हिसाब से ये नहीं कहना चाहिए था कि अभी IEA जो है वो तो इन्फिनिटली वहाँ पर इन्वॉल्व होगा। बात ये कि अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए और बातचीत को मौका दीजिए कि जो वर्किंग ग्रुप्स बने हैं ये एक अच्छे एटमॉस्फेयर में बने। देखिए पाकिस्तान की मेन कोशिशें हैं इस मीडिएशन में, ठीक है ना, और हमारा तो जाहिर बात है यही ऑब्जेक्टिव है जो कि था कि इस खित्ते में अमन और इस्तेहकाम आए, और यानी कि इतना बड़ा आपने एक डिलीवर किया है दुनिया के अमन के लिए, ठीक, एक ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए तो ज़्यादा और कोई यानी कि जो है मैटर ऑफ कंसर्न या डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा ना कि अगर दोनों फरीक 60 दिनों के अंदर या 90 दिनों के अंदर किसी हतमी नतीजे पे नहीं पहुंचते और उसमें बीच में ये एटमॉस्फेयर जो है ख़राब हो जाता है। ये बैक एंड फोर्थ ज़रूर होगा, नेगोशिएशन में पहुंच आ सकता है जैसा कि अभी हमने देखा। ओके, लेकिन मेरे ख्याल को चलना चाहिए। ठीक है। खालिद चिश्ती साहब, ये ईरान का बहुत क्लियर कट कहना है कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर किसी किस्म के कोई डायलॉग का वो पार्ट नहीं बनेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल की कोई डिबेट डिस्कशन नहीं होगी। अब ये जो रीजन का डिफेंस बैलेंस है इस पर क्या इम्पैक्ट डालेगा? ये इसको कैसे देख रहे हैं आपके? वो बैलिस्टिक मिसाइल पे तो कहते हैं कोई बात ही नहीं हो सकती, तो वो जो एक बैलेंस है उसका क्या बनेगा फिर? ये बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने इनवाइट किया है। और मैं तो पहले से ही इस पे बिलीव करता हूँ कि बैलिस्टिक क्रूज हाइपरसोनिक मिसाइल्स इजराइल की नंबर 1 कंसर्न है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका का ज़्यादा फोकस आपने देखा न्यूक्लियर रिच मटीरियल पर रहा है, लेकिन इजराइल का मैं फोकस समझ रहा हूँ कि उनका इसी क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स पर है। वजह देखिए कि अगर न्यूक्लियर नहीं भी इस्तेमाल होता है इसराइल के खिलाफ, अब पूरी जंग में अभी भी और जून 2025 में भी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल इस्तेमाल हुए, इसका मतलब है अभी न्यूक्लियर की बात नहीं करते। अगर कल को न्यूक्लियर हो भी जाता है तो पता नहीं ऐसे कब हालात होंगे, खुदा ना खास्ता कि ईरान समझे कि अब इस्तेमाल करना है। लेकिन बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल तो एक रेगुलर जंग के अंदर भी होते हैं। जब एक मुल्क न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल कर भी ले, कोई एनरिचमेंट कर भी ले और बॉम्ब बनाने में कामयाब भी हो जाए, उसके लिए भी सिर्फ एक वही धमाका होता है या चंद धमाके उसने अपनी सरजमीन पर करने होते हैं। अगला प्लान तो उसका ये होता है कि अगर मुझे डिटर किया गया तो इसके न्यूक्लियर के एक्सप्लोजन या धमाके या बमबारी किसी और मुल्क में की जाएगी। तो इसराइल को ये पता है कि न्यूक्लियर बना भी ले, अगर उसके पास डिलीवरी मैकेनिज्म ना हो किसी मिसाइलों की, तो फिर उसके लिए इसराइल को खतरा नहीं है। तो मेरा तो डे 1 से मानना यह है कि इसराइल का हमेशा से कंसर्न भी, फोकस भी और खौफ भी और पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक वहाँ पे एक स्लोगन भी ये रहा है कि ईरान की ये सलाहियत एलिमिनेट करनी है। और ये अब बड़ी कामयाबी से उन्होंने, ईरानियन ने उसमें डलने ही नहीं दिया, बिकॉज दुनिया में कहीं ऐसी कोई शिक है नहीं कि आप क्रूज मिसाइल नहीं बना सकते या लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं बना सकते। ये मेरा ख्याल है डाइवर्जेंट सबसे ज़्यादा हुई भी इसराइल और अमेरिका के दरमियान इसी पॉइंट पर है। अमेरिका कुछ मेजरेबल टर्म चाहता था, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन की एक्सेस चाहता था, और जो न्यूक्लियर डस्ट जिसको कह रहे हैं या इनरिच्ड यूरेनियम मटीरियल है 440 ग्राम, उसको एक ऑप्टिक्स के तौर पर, एक वॉर ट्रॉफी के तौर पर यूज़ करना चाहता था। लेकिन हम ये भूल गए, और बहुत सारे तजिया नगार से इस पर फोकस कम करते हैं, जिस पर मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि बैलिस्टिक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ईरान की। देखिए, जब अगर वो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल पर काम करते रहते हैं, उसकी रिफाइनमेंट करते रहते हैं, उसकी एक्यूरेसी, उसकी सर्वाइवेबिलिटी मिसाइल की बेहतर कर लेते हैं, उसका वॉर हेड बढ़ा लेते हैं, तो होगा क्या? एक डेटरेंस रहेगी। आपने सिर्फ वॉर हेड को बदलना है। मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूक्लियर कल को फेंक देगा, लेकिन पीछे रह क्या जाता है? इट इज जस्ट द मटेरियल जो आपने डालना है, न्यूक्लियर टिप, तो आपकी कैपेबिलिटी बहुत ही लीथल हो जाती है। इसराइल का इसलिए ज्यादा कंसर्न है, और आने वाले वक्तों में मैं इस टॉपिक को स्पॉइलर के तौर पे मैं एक्सपेक्ट तो नहीं करता, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि इसराइल इसको टारगेट जरूर करे। ओके, इसको टारगेट ज़रूर करेगा। और अभी इस पर क्लैरिटी है ईरानी लीडरशिप की तरफ से कि देयर इज़ नो डिस्कशन ऑन दिस सब्जेक्ट एट ऑल। अली कामरान साहब, मार्को रूबियो ने यूएई में बहरीन और कुवैत के जो स्पेशल अपना वो विज़िट कर रहे हैं, क्या इन 3 कंट्रीज़ को अमेरिका ईरान डील पर कोई रिजर्वेशंस हैं, या फिर अब तक की जो कुछ डेवलपमेंट्स हैं उस पर लूप में रखना चाहते हैं अपने अलाइज को? जी, थैंक यू अबाशी साहब। आई थिंक मार्को रूबियो का जो
दौरा है टू बहरीन, कुवैत एंड ऑफ कोर्स टू यूएई। ये तीनों मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज हैं फ्रॉम ईरान अटैक्स, उनकी तीनों की बड़ी रिजर्वेशंस भी हैं। और मार्को रूबियो इज देयर टू गिव अश्योरेंसेस कि प्राइमरीली अमेरिका आपका नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ही रहेगा, लेकिन एट द सेम टाइम जो MOU साइन हुआ है उस पर उन्हें ब्रीफिंग लेके उन्हें ऑफ कोर्स एक अंडरस्टैंडिंग उनमें भी क्रिएट कर रहा है कि ऑफ कोर्स कि हम क्या करने जा रहे हैं। और एट द सेम टाइम डू रिमेंबर all GCC countries में, I was in Egypt day before yesterday, और वहाँ तक मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, एक रिजेंटमेंट है अगेंस्ट ईरान एज टू हाउ ईरान हैज अटैक्ड द GCC। और सऊदी बट एट द सेम टाइम वो वेलकम कर रहे हैं MOU को, बट कॉशियसली वो देख रहे हैं कि सही है MOU साथ हो रहा है, लेकिन अपनी जो डिटरेंस लेवल है सारी GCC कंट्रीज जो हैं वो उनकी मैसिव प्रोक्योरमेंट जारी है, जहाँ पे वो डिफेंस सिस्टम्स नए लगा रहे हैं, और उसके साथ ड्रोन इंटरसेप्टर्स खालिद जशी साहब बेहतर बता सकते हैं, वो भी ऑफ कोर्स उसकी प्रोक्योरमेंट जारी है। तो वो अपने आप के डिटरेंस लेवल बढ़ा रहे हैं, अमेरिका उन्हें हेल्प कर रहा है। मैं ऑफ कोर्स इससे मैं MOU से हट के अगर मैं हमारे साथ देखा जाए तो मेरे ख्याल से ऑफ कोर्स इससे जो बड़ा, और आई एम श्योर 60 डेज में कोई ना कोई सेटलमेंट हो जाएगी। द मोमेंटम ऑफ द वॉर वाज स्टॉप्ड, और ये जो MOU है उसका सिम्टम है, ऑफ कोर्स क्लोजर की तरफ जा रहे हैं। फिर इंशाल्लाह 60 डेज के बाद अब एग्जीक्यूशन ऑफ वॉर डॉक्यूमेंट भी देख लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से अब बात आगे निकल रही है, और जो IMAC है इसराइल, अब उसकी जो नई चाल है, मैं देखता हूँ कि ऑफ कोर्स आप सोमाली लैंड या आप देखना शुरू करेंगे कि उनकी एक नई जो फॉर्मेशन है विद इंडिया, सोमाली लैंड, जिसमें ग्रीक साइप्रस भी आ जाता है ऑफ कोर्स, और फिर जो है वो इसराइल शामिल है, और उसमें एक मिडल ईस्टर्न कंट्री भी शामिल है, जिसने अब तक कंफर्म नहीं किया। लेकिन पॉइंट है इसके जो वो उनकी जो नया एक IMAC का ऑफ कोर्स है, वो वुड बी अ प्रॉब्लम। और आप देखेंगे उनकी चालें चलना वो शुरू करेंगे लेबनान से लेके सीरिया पे, या तुर्की उन्होंने कहा है कि उन्होंने स्टेटेड टारगेट है। तो मैं अंडरस्टैंडिंग ये है जो मुस्लिम ब्लॉक है, जो जिससे पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्की, कतर शामिल हो रहा है, इजिप्ट शामिल है। हमारे जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वाज इन इजिप्ट, जो हमारी ऑफ कोर्स एक मीटिंग करने गए थे इसी ब्लॉक के बारे में, और कल ईरानी प्रेसिडेंट ने बात की। ऑफ कोर्स इन चारों कंट्रीज को ना सिर्फ अप्रिशिएट किया, बल्कि उन्होंने कहा नया सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स की बात की उन्होंने। तो वो वहाँ भी एक अंडरस्टैंडिंग है कि किसी तरह अगर ईरान CBMs देता है, और GCC से एक ट्रैक टू पाकिस्तान भी एक इंगेज कराना चाहता है कि एक GCC कॉन्फ्रेंस हो विद ईरान, एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो MOU पे, और ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो, तो क्या पता ऑफ कोर्स इन टाइम ईरान को भी ये सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के अंदर दें। जी अब्बास साहब, डिस्कशन जारी है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और अहम सवाल सामने रखेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। एम्बेसडर साहब, ये मार्को रूबियो का जो विज़िट है मिडल ईस्ट का, उसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से ईरान के मिज़ाइल प्रोग्राम की हिमायत भी सामने आई है। भी एक तरफ वो वहाँ मौजूद हैं, इधर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है। इसको आप कैसे एनालाइज करते हैं? पाकिस्तान, ज़ाहिर है दोनों ममालिक जो अमेरिका और ईरान है, पाकिस्तान को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। पाकिस्तान डिड अ गुड जॉब अनडाउटेडली। सो इसको आप किस तरह देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने इस तरफ ये बात की, उधर मार्को रूबियो उधर मिडल ईस्ट को कन्विंस कर रहे हैं? हाउ डू यू एनालाइज दिस? देखिए, बात यह है कि रूबियो साहब तो इसलिए गए हैं क्योंकि इस सारे एपिसोड में अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत अंडरमाइन हुई है। ये सारे कंट्रीज़ जो हैं अमेरिका के अलाइज हैं, पार्टनर्स हैं, क्या बेसिस हैं, और इन्हीं को ईरान ने हिट किया क्योंकि ईरान ये कहता है कि वहाँ से ईरान के ऊपर हमले हो रहे हैं। तो ये रीअश्योर कराने गए हैं, उनसे असेसमेंट लेने गए हैं कि उनके क्या ख्यालात हैं, किस तरह वो देख रहे हैं, और स्टेट ऑफ हॉर्मस पे भी अगर कोई टफ स्टांस लेना पड़ा नेगोशिएशंस पे अमेरिका को रिगार्डिंग व्हाटएवर टोल और फ़ी, क्योंकि फ़ी तो मेरा ख्याल हो जाएगी, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। जैसा कि आपने खुद कहा था, ओमान और ईरान के दरमियान भी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, तो मेरा ख्याल है वो तो हो जाएगा। लेकिन बेसिकली इस दौरे का मकसद ये है, और मेरा ख्याल है आइंदा ये सऊदी अरब वगैरह भी जाएंगे और भी मालिक जाएंगे,
तो अभी इनको यही अश्योर कराना है कि अभी अमेरिका जो है वो आपके साथ खड़ा हुआ है, अमेरिका कहीं नहीं जा रहा और जो भी मदद होगी वो करेंगे। और दूसरा ये कि उनको ये भी परसुएट करना है कि जब ये रिकंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस शुरू होगा $300 बिलियन, तो इसमें आप पैसे जो हैं कफ अप करें। अब मैं दूसरी बात मैं मिसाइल्स के ऊपर करना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने जो शहबाज शरीफ साहब ने कल बयान सपोर्ट किया ईरान को, वो उसूली तौर पर बिल्कुल सही एक बयान था। अब इस पर कुछ कहा जा रहा है कि ज़रूरी था या नहीं ज़रूरी था। मेरे ख्याल में ज़रूरी इसलिए हो गया कि देखिए, अगर आप एक तो ईरान एक सॉवरन मुल्क है, आप किसी मुल्क को उसके जो लेजिटिमेट डिफेंस है, उसका जो हक है, उससे तो आप डिनाई नहीं कर सकते। आज आप ईरान को कह रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रख सकता, नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना बना लिया है, उसको आप फोर्स नहीं कर सकते। डिसआर्मामेंट का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल रुका हुआ है, बल्कि आर्म्स रेस लगी हुई है। न्यूक्लियर जो आर्सेनल्स हैं वो बढ़ रहे हैं। आज भी हमारे एक साथी ने एक्सप्रेस टीवी में इसके ऊपर आर्टिकल लिखा है कि इंडिया ने 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो हैं उसको डिप्लॉयमेंट मोड में वो लेकर आए हैं। तो मेरा मतलब है, हाउ कैन वी इग्नोर ऑल दीज थिंग्स? अगर आज आप ईरान को ये फोर्स करते हैं कि ईरान जो है वो अपने मिसाइल के जो हक है बनाने का, उससे भी दस्तबरदार हो जाए, तो इस किस्म के जो लेकिन अमर साहब, ये जो मार्को रूबियो के बारे में तो दूसरा आ सकता है। हाँ, तो ये जो अमर साहब मार्को रूबियो के तरफ से तो ये स्टेटमेंट आ चुका है ना कि मिसाइल प्रोग्राम पे भी बात हो रही है और किसी स्टेज पे ये दोबारा जो है वो हो सकती है डिस्कशन। सो क्या जी डिस्कशन में तो कोई भी चीज़ आ सकती है। हाँ, But I think Iran will take a tough position on this, and they should. ओके। सो खालिद चिश्ती साहब, स्टेट ऑफ होर्मुज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ईरान और अमान की जो अंडरस्टैंडिंग है कि भाई रीजन में जो बहरी सलामती और जो मिलिट्री सिचुएशन है उसके ऊपर ये क्या इम्पैक्ट डाल सकती है? और दूसरा भी जो हम पहले भी बात कर रहे हैं कि जी टोल लगाने की बात कर रहे हैं या फ़ी लेने की बात कर रहे हैं, कतर ने तो डिनाई किया है कि ये इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल अगर वो लगाते हैं। तो एक तरफ तो ये मिसाइल टेक्नोलॉजी की हद तक तो ठीक बात है कि उनका डिफेंस है, उनका राइट है कि वो अपने डिफेंस के लिए मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाते रहें या बनाएं, लेकिन ये जो इंटरनेशनल वाटर्स पे से पास होने वाले शिप्स को फ़ी और टोल देना है, ये किस हद तक जो है वो प्रैक्टिकल, फिजिबल या एक्सेप्टेबल लगता है? अब भाई साहब देखिए, दुनिया में जो सिर्फ पॉसिबल एक है जहाँ पे ये टैक्स लिया जाता है और वो है सुएज कनाल। वो एक क्योंकि मैन मेड कनाल थी, नेचुरल कोर्स नहीं था। अमेरिका के उस वक्त जो आइजर वाइजमैन थे उन्होंने सपोर्ट किया था और बाद में आने वाली हुकूमतों ने सपोर्ट किया था कि जो इजिप्ट है उस पर अपना कंट्रीब्यूशन ले। ये एक वाहिद एग्जांपल है। बाकी स्टेट ऑफ मलाका है, बाबुल मंदब है, स्टेट ऑफ होर्मुज़ है, ये फ्री लाइन ऑफ कम्युनिकेशन ही रही हैं और सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन पे आज नहीं, हज़ारों सालों से जंगें हुई हैं। इवन अमेरिका ने ईयर 1799 और 1800 के अंदर फ्रांस के खिलाफ इसी एरिया में जंग की थी जब उसने ब्लॉकेड की धमकी दी थी। फिर अमेरिका ने आके जंग की थी, हालांकि वो जंग का उस वक्त हिस्सा नहीं था, जस्ट टू कीप द सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन ओपन। तो ये एक ट्रेडिशनली हक रहा है तमाम ग्लोबल का, क्योंकि जिन नेचुरल रिसोर्सेज दिए गए हैं उसमें नहीं होता। अब उसमें डिफ़िकल्टी ये आ रही थी ईरान के पर्सपेक्टिव से, सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, मैं एथिक्स या लीगल बात नहीं कर रहा। ईरान को मुश्किल ये पेश आ रही थी कि स्टैंड लोन वो कर नहीं सकता, क्योंकि एक तरफ स्टेट ऑफ होर्मुज़ के ईरान है, दूसरी तरफ ओमान है, और ये मुज़ाकरात उसी रोशनी में वो ओमान के साथ कर रहा है कि अगर वो एक हायर डिग्री ऑफ कंफर्ट या अंडरस्टैंडिंग या कंसेंसस डेवलप कर लें, जब वो एक जैसा स्टैंस रखें प्रेशर डालने का, चाहे वो मीनिंगफुली बाद में कन्वर्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते, मॉनेटरी सेंस में कह रहा हूँ, ये हो सकता है कि वो बार्गेनिंग चिप बहुत अच्छी इस्तेमाल कर सकते हैं। कल को कोई और ऐसे जैसे सैंक्शन लगी हुई हैं, जैसे फ्री ट्रेड है ऑयल का, जैसे उनके फ्रोजन एसेट्स हैं, वो बहुत सारे और हो सकते हैं प्रोग्राम जिसके ऊपर ईरान और अगर ओमान का स्टैंस एक हो जाता है तो फिर वो एक बार्गेनिंग लीवरेज के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया ने देख लिया कि ये मिलिट्री से ज़्यादा इकोनोमाइज हो गई थी जंग, इकोनोमाइजेशन की तरफ ज़्यादा चली गई, ब्लॉकेड हो गया, कीमतें बढ़ गई, कंसर्न पैदा हो गए। अब 5 साल से यूक्रेन और रशिया की भी तो जंग हो रही है, दुनिया को कितना इफेक्ट किया? नॉट मच। स्टेट ऑफ होर्मुज़ 40 दिन भी नहीं चली और दुनिया हॉस्टेज बन गई, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। 8 अरब लोग जो पूरी दुनिया में रहते हैं वो वन वे और दी अदर वो हो गए। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे लगता ये है कि अभी मीनिंगफुल शायद मैनिफेस्टेशन ना कर सके। ईरान ग्राउंड बना रहा है ओमान के साथ मिलके कि अगर किसी वजह से स्टैंड स्टक हो जाता है, डील ख़राब होना शुरू होती है, अमेरिका फिर ऑफेंसिव की तरह चला जाता है या वो अपनी काउंटर डिमांड्स कर देता है, तो फिर मुझे लगता है कि एट द मोमेंट वो शायद बार्गेनिंग के लिए ग्राउंड तैयार कर रहे हैं करके एलिमेंट हाई डिग्री ऑफ कंफर्ट हो,
कंसेंसस हो और वो बेहतर बारगेनिंग लीवरेज ले सकें। ओके डिस्कशन जारी है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और अहम सवालात सामने रखेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। अली कामरान साहब, क्या ओमान और ईरान के बीच में ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के कंट्रोल की बातचीत है, ये खलीजी ममालिक के लिए कंसर्न बन सकती है? क्योंकि मार्को रूबियो ने यूएई में ये भी बड़ा क्लियरली कहा कि कोई मुल्क स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर टोल आयद नहीं कर सकता, और अभी जिस तरह खालिद चिश्ती साहब ने बड़ा तफसील से बताया कि कैसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दोनों ऑप्शंस पे बात की है दुनिया में, तो वैसे इसकी एक एग्जांपल है। और आपको क्या लगता है कि ये जो बात अमेरिका की तरफ से यकीन दहानियाँ कराई जा रही हैं मिडल ईस्टर्न उन कंट्रीज़ को जिनके साथ जो उनके लाइज हैं, वो होगा, या फिर ये अब जाएगा मामला टोल की तरफ और फ़ी की तरफ? जी, जस्ट टू गिव यू अ क्लैरिफिकेशन, ओमान इज रिजेक्टेड ईरान्स प्रपोजल कि वहाँ पे टोल किया जाए, नॉट वंस बट ट्वाइस। अच्छा। और फिर इन्वायरमेंटल टैक्स की बात हुई, उस पर भी ऑफ कोर्स जो आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से सख्त स्टेटमेंट है जब ओमान निगोशिएट कर रहा था ईरान के साथ, तो ओमान ने तो बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है। सेकेंडरी यूएई ने एक ऑल्टरनेट रूट भी बना लिया है थ्रू, अब वो इराक की तरफ से भी और ईरान ओमान के थ्रू एक पाइपलाइन भी ऑफ कोर्स जारी है जो उनके पोर्ट के थ्रू जाएगी, जो बाईपास करेगी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पे। तो यहाँ पे कंटेंजेंसीज तो उन्होंने बनानी शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान के भी ये मौक़िफ़ है कि वी विल नॉट अलाउ, ये इंटरनेशनल वाटर्स हैं, यहाँ पे टोल नहीं लग सकता। किसी किस्म के कोई ना कोई मैकेनिज्म छोटा मोटा हो सकता है, ईरान को हो सकता है फेस सेविंग के लिए दे दिया जाए। ये जो अली साहब, ये जो उनके स्पीकर हैं कालिबाफ और इराक़ची साहब, उनकी ओमान में प्रेजेंस के बाद ये सब बातें निकली थी बाहर कि ओमान भी जो है इसके ऊपर वो उसको ऑन बोर्ड ले रहे हैं। तो आप क्या कह रहे हैं, स्ट्रेट अवे ओमान डिनाई कर चुका है, ओमान विल नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ एनी प्रोसेस? Yes. So they won't be part of the process to toll Strait of Hormuz. और अच्छा, और दूसरी बात ये कि एक जो सब परसेप्शन भी दिया जा रहा है कि somehow कि this is of course एक कंट्री ने जंग जीत ली है, ईरान ने या अमेरिका ने, इट्स अ फ्रोजन वॉर, और ये 60 डेज में इसका फैसला होगा कि इस फ्रोजन वॉर को अनफ्रीज करके कहाँ पे जाना है। तो आई थिंक बोथ पार्टीज एज एम्बेसडर साहब से है कि उन्हें जो है ना थोड़ा सा they have to be cautious while giving out statements, चाहे वो प्रेसिडेंट ट्रम्प हो चाहे ईरानियन नेगोशिएटर्स हो। लेकिन चिश्ती साहब, एक चीज़ तो हुई है कि देखें, इसमें ज़ाहिर रिजल्ट ओरिएंटेड तो नहीं थी ये। कुछ हवालों से जो है वो ईरान की डोमिनेंस दिखी, कुछ हवालों से अमेरिका इसराइल की डोमिनेंस दिखी, लेकिन एक चीज़ तो है जिसमें पूरी दुनिया पे डोमिनेंस की और प्रेशर में लाई दुनिया को, और वो थी इकॉनमी ने ये नहीं देखा कि मिलिटरीली किस कौन डोमिनेंट था, या इकॉनमी ने ये नहीं देखा कि स्ट्रेटेजिकली कौन डोमिनेंट था। इकॉनमी ने ये देखा कि रीजन भी रुक गया और इंटरनेशनल फोर्सेस भी बेबस हो गई, नाकाम हुई, और पूरी दुनिया ने सफ़र किया, इकॉनमी ने पूरी दुनिया की सफ़र किया। अमेरिका जैसी कंट्री में ऑयल प्राइसेस का अप होना, इन्फ्लेशन होना, या दूसरी कंट्रीज़ में, मतलब नुकसान तो इकनॉमिकली जो हुआ है उसको तो आप माने कि वो एक जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से हुआ, अदरवाइज तो ये वॉर कुड हैव बीन सॉर्टेड आउट विद इन डेज। मैं ज़रा क्विकली चाहता हूँ आप तीनों से मैं इसमें एक चीज़ बस मैं ऐड कर दूँ लास्टली कि देखिए बिल्कुल हुआ है, इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो जीसीसी के हुआ है, जो ग्लास हैज बीन क्रैक्ड, और वहाँ पे जो ये जो सिक्योर सप्लाई रूट्स और ऑफ कोर्स सप्लाई चेन था कि एनर्जी कॉरिडोर्स थे वो हिट हुए। कतर, कुवैत $1 का फ्यूल जो है एक्सपोर्ट नहीं कर पाया, सऊदी अरेबिया, यूएई, एवरीबडी वाज हिट। और फिर ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं वेनेजुएला से आप जाके जो है वो इंडिया को बेचें, राइट? एंड वी सॉ वेनेजुएलन इंटरिम प्रेसिडेंट गोइंग टू इंडिया एंड ऑफ कोर्स साइनिंग दैट डील। और डाइवर्सिफिकेशन हुई ना पूरे सारी दुनिया में। अब इसमें बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है जैसे आप उसका सिनेरियो बता रहे हैं। अब खैर कतर तो कह रहा है कि हम कुछ दिनों में हमारी नॉर्मलाइज हो जाएगी जो उनकी गैस की सप्लाई है, लेकिन इंटरेस्टिंगली अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गई, मार्को रूबियो वहाँ पर हैं, और जब अलाइज के तौर पर और उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की जब अमेरिका बात करता है, और अगर वॉर के बीच में उस तरीके से उन्हें प्रोटेक्शन नहीं मिल सकी जिस तरीके से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, या वॉर को जिस तरह देख रहे थे, तो अब जो डायलॉग का प्रोसेस है, तो फिर तो मिडल ईस्ट के बहुत और भी कंसर्न होंगे
चिश्ती साहब क्विकली इस पे ब्रीफ कमेंट कीजिएगा, फिर मैंने आगे जाना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं और मैं तो ऑफकोर्स इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा कि आई थिंक दिल्ली दूरदर्श और CBMs ईरान को भी देने होंगे, मिडल ईस्ट को। देयर इज ऑफकोर्स डायरेक्ट टॉक्स बिटवीन सर्टेन मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, जैसे UAE इज इन डायरेक्ट टॉक्स विद ईरान। आपने देखा लास्ट उसमें उन्होंने कुवैत और को हिट किया और बहरीन को हिट किया, UAE को नहीं किया, तो दे आर इन डायरेक्ट टॉक्स। लास्टली मैं कहूँगा इस पूरी जंग से हमें क्या सीखना चाहिए, मैं हमेशा कहूँगा 3 वर्ड्स: यूनिटी, फेथ एंड न्यूक्स। जो न्यूक्लियर जो नया डायमेंशन है, कितना हम खुशनसीब मुल्क हैं ऑफ कोर्स कि हम हमारी सोवरेनिटी नहीं छीन पाए बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर पावर। दिस इज व्हाट हार्ड सर, मैं आई वुड डिसएग्री विद यू, आई विल डिसएग्री विद यू, विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट। हमें ये कहना चाहिए यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन एंड न्यूक्स, क्योंकि ये मोहम्मद अली जिन्ना कह गए थे, तो इसलिए हम अपने डिसिप्लिन से भी पीछे नहीं हट सकते। सो उनका फरमान के बाद हर चीज़ आएगी। और आई एग्री विद यू, वाकई वी आर ब्लेस्ड नेशन कि जिसके पास न्यूक्स हैं, और उस न्यूक्स जो है की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने इजराइल को भी लिमिट में रखा हुआ है और अपने से कई गुना बड़ी पावर इंडिया को भी। मैं चाहता हूँ ज़रा अगर मुझे ब्रीफ कमेंट कर सके, क्योंकि सवाल तो बड़ा, ये वैसे इस पर बड़ी इन डेप्थ डिस्कशन हो सकती है, लेकिन मैं आप लोगों का ज़रा ब्रीफ कमेंट इसलिए चाहता हूँ, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। और ये जो अभी बात आप तीनों की बात से मैंने ये सवाल निकाला है कि क्या ये जो चाइना की पॉलिसी है कि 2050 तक किसी कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना और इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, और स्ट्रेटेजिक अपने जो अलाइज हैं उनके साथ बढ़ते हुए आगे जाना है और बड़े पेशेंस के साथ जाना है। एम्बेसडर साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये सिर्फ वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि उनकी ये स्ट्रेटजी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करके दुनिया पे अपनी डोमिनेंस की थ्रू प्रोडक्ट्स, थ्रू मार्केट, ठीक है, या फिर उनकी जीन में भी ये नहीं है कि वो जिस तरह अमेरिका या ब्रिटेन या इन दैट केस पाकिस्तान, इंडिया, जो इस तरह की कंट्रीज़ हैं जो बाकायदा वॉर्स में जाती रही हैं और एग्रेसिव होती हैं, या उनकी चाइना की जीन में ही नहीं? अगर ब्रीफ आप मुझे बता सकें कि वो उनकी स्ट्रेंथ ही यही है जिस पे वो काम कर रहे हैं। फिर मैं तीनों से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, लेकिन ब्रीफ कमेंट। जी गो अहेड एम्बेसडर साहब। बात ये है कि चीन जो है वो एक मिडिल किंगडम है, और अगर आप उसकी हिस्ट्री का जायजा लें तो चीन एक एक्सपेंशनिस्ट पावर नहीं रही। ठीक है, वो ट्रिब्यूटरीज थी, उसको मिलती थी दूसरे आगे पीछे जो ममालिक थे, वियतनाम, कोरिया वगैरह सल्तनतें थी, लेकिन चीन ने कोई एक्सपेंशनिज्म नहीं दिखाया। और देखिए ये कि मतलब कहीं एग्रेशन नहीं किया, ऑक्यूपेशन नहीं की। 79 में उनका जो एक लास्ट मिलिट्री क्लैश हुआ था वो वियतनाम के साथ हुआ था। अब जो है, अब सारा फोकस जो है चीन का वो अपनी इकोनॉमी के ऊपर है। अब दिस इज क्वेश्चनेबल, इसके ऊपर बड़ी डिबेट हो रही है कि आया चीन ये चाहता है कि थ्रू इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस अपना जो है दुनिया में असर रसूख बढ़ाए। मेरा ख्याल ये है कि चीन का अपना जो इस वक्त इंटरेस्ट है, अब 2050 तो बड़ी दूर की बात है कि वो जंग से इश्तराक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कुछ जंग जो है कई दफ़ा ठूस भी तो जाती है, ठूसी जाती है। तो कहने का मतलब है कि इस वक्त तो ये लगता है कि चीन जो है वो एशिया में अपनी जो है एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस रखना चाहता है, एशियन इकोनॉमीज, और वो लैटिन अमेरिका और बाकी एरिया जो है वो। तो एम्बेसडर साहब, अगर मैं आपसे यस नो में पूछ सकूं तो क्या 2050 के बाद भी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन वाला चीन नहीं होगा इसी तरह का, या इससे मॉडर्न और हो जाएगा इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए, या 2050 के बाद वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में भी किसी से जा सकते हैं? यस और नो में इफ यू कुड टेल। साहब 2050 से पहले भी जा सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ताइवान के ऊपर कोई इस किस्म का झगड़ा हो गया तो they will go out for defending their position militarily. So nearby areas में, कोई बहुत दूर नहीं, जैसे अमेरिका आ जाता है यहाँ तक, वो वाला काम नहीं। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मैक्सिको का तो मुस्तकबिल नहीं बचा सका ना वो, और जो मुल्क दूर है उनको नहीं बचा। वेनेजुएला का एयर कॉमोडोर साहब, आप भी जरा इस पे ब्रीफ कमेंट कीजिएगा। ये देखिए, चाइना की स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर है, और इस जंग के अंदर भी देखा कि जो इत्मीनान में था, मैं खुश तो नहीं कहना चाहता लफ्ज़, लेकिन इत्मीनान में चाइना इसलिए था कि अमेरिका ने हमला करके जो पैट्रियट फायर हुए, टॉमाहॉक फायर किए गए थे, मिसाइल बैलिस्टिक किए, थर्ड मिसाइल फायर किया, बहुत महंगा सौदा हुआ। तो ये चाइना के लिए तो एक साइन ऑफ रिलीफ था। क्यों? क्योंकि जितने वेपन्स चाइना के खिलाफ इस्तेमाल पॉसिबली हो सकते थे, सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, मेरा सवाल ये है कि उसकी जीन में कन्फ्रंटेशन है कि नहीं है? 10, 20, 30 साल बाद भी एक आफ्टर बिकमिंग अ सुपर पावर और इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड, क्या वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में जाएंगे या नहीं? व्हाट इज योर असेसमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट चाइना? इतनी मिलिटरीली स्ट्रांग जो डिटरेंस वो क्रिएट कर लिया उन्होंने, शोकेस के लिए तो किया नहीं है। हाँ, उनकी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में नहीं है कि लड़ना, उनका ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है इकोनॉमी के थ्रू बीट आउट करना मुल्कों को,
और जो आप 2050 की बात कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अगर इसी तरह दुनिया चलती रही तो कोई दुनिया में सोचेगा भी चाइना को टच करने के लिए, क्योंकि वो मिलिटरीली भी इतना स्ट्रांग हो चुका होगा, इकोनॉमिकली भी वो जेन्युइन सुपर पावर होगा 2050 में, ये मेरा ख्याल है। और उस वक्त वो चाहे भी कोई तो अगर मैं चले इसको और थोड़ा सा इलेबोरेट कर दूं, क्या अगर हेड ऑन डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो बिटवीन अमेरिका और चाइना, तो क्या चाइना एट पार है, उसकी पावर, उसकी स्ट्रेंथ मिलिटरीली इतनी स्ट्रांग है कि वो अमेरिका के साथ डायरेक्ट हेड ऑन कर सके या कन्फ्रंटेशन हो सके? देखिए, मिसाइल वर्सेस मिसाइल और टैंक वर्सेस टैंक की तो मैं अभी नहीं मैच नहीं है, क्योंकि अमेरिका के पास 6,500 जहाज के करीब है, उनकी मरीन और नेवी और एयरफोर्स के पास, चाइना के पास 3 से 4 हज़ार है। तो मैं उस तरह अकाउंट नंबर के सेंस में नहीं कर रहा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि क्योंकि डिप्लीशन इतनी हुई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका इस वक्त सोचेगा भी ऑन रियल ग्राउंड अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि डिटरेंस कॉम्प्रोमाइज हुई है, क्योंकि अमेरिका ने ये जंग करके ईरान खासतौर पर अपनी विंडो वल्नरेबिलिटी खुद खोली है, अपने आप को थोड़ा सा एक्सपोज कर दिया है। हाँ, और फिर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस किसी रीजन की समझ आई है इस वॉर के अंदर कितना इंपॉर्टेंट होता है। चिश्ती साहब, ब्रीफ कमेंट आपसे भी। जी, आई थिंक इट्स अ वेंडर कंज्यूमर रिलेशनशिप। चाइना की जेनेटिक्स में नहीं है, जब तक ऑफ कोर्स देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एस्केलेशन कि वो ऑफ कोर्स अटैक करे। अब अमेरिका तो मान चुका है, दे कॉलिंग इट G2 नाउ रिलेशनशिप, तो दोनों कंट्रीज ऑफ कोर्स वुड नॉट एक्चुअली गो इनटू अ वॉर विद ईच अदर, नॉट इन द फोर्सेबल फ्यूचर। जी, राइट, थैंक यू सो मच। मसूद खालिद साहब फॉर्मर एम्बेसडर हैं, एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, अली कामरान चिश्ती साहब एक्सप्ल अफेयर्स हैं, मेरे साथ मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी। आदिल अब्बास को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।